तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कालीबंगा किस जिले में स्थित है? कालीबंगा है क्या? कालीबंगा सभ्यता है किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, अशोक का भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? भाब्रू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो भाब्रू शिलालेख बेराट से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बेराट से। बेराट या विराटनगर कहाँ पर? जयपुर। ठीक है, यहाँ से भाब्रू शिलालेख प्राप्त हुआ है। देखो इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकता है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख अशोक का है? तो भाब्रू शिलालेख अशोक का है। ठीक है, तो ऐसे कुछ मिला घुमा भी सकता है क्वेश्चन को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? तो यह आपको अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरे हिसाब से किसी को बहुत कम लोगों को यह आता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत नया क्वेश्चन है और ये पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो नाचता हुआ पक्षी है वो किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? बेराट सभ्यता से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभ्यता का। ठीक है, जो आ गया ना तो ये मान लो कि आपको आगे ले जाएगा, किसी को और को नहीं आएगा। तो ठीक है, तो नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है? बेराट सभ्यता से। ठीक है, बेराट सभ्यता से। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, किस सभ्यता से 8 तो पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है? ठीक है, 8 तो पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं मिली है। तो वो कौन सी सभ्यता थी? बेराट सभ्यता ही थी। ठीक है, तो बेराट सभ्यता से 8 तो पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है। देखो आपको ये बता दूं, ये जो भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं है ना, इनकी संख्या तक आज पूछी हुई है एग्जाम में, यानी कि बेराट सभ्यता से भारतीय यूनानी शासकों की कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? तो 28, 28। देखो ऐसे याद रख लेना, अपने राज्य कितने? 28 और 8 कितने हैं? केंद्र शासित प्रदेश है। तो 28 तो भारतीय यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं और 8 कौन से? पंचमार्क है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी किस सभ्यता से संबंधित है? तो ये बेराट सभ्यता से है। ठीक है, बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी दोनों के दोनों कहाँ पर है? जयपुर में है। जयपुर में, तो बेराट सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है और ये बहुत नया क्वेश्चन बन सकता है। तो किस सभ्यता से हाथ से बुने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि बेराट से भी हाथ से बने हुए वस्त्र प्राप्त हुए हैं और बालातल से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या कंफ्यूजन रहता है। अब देखो कितना अच्छा फंसाएगा ये, कहीं को बेराट याद रहेगी, कहीं को बालातल याद रहेगी और कहीं को लगेगा यार दोनों तो नहीं है। तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कुल मिलाकर के हाथ से बने हुए वस्त्र, हाथ से बुने हुए वस्त्र कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बेराट से और बालातल से। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ताम्र संचयी संस्कृति, ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है? तो आपको पता होगा, ताम्रवती नगरी बोले, ताम्र संचय संस्कृति मिले, तांबाई तांबा, तांबाई तांबा कहाँ पर है? झुंझुनू में, सिक्कर झुंझुनू में। सिक्कर झुंझुनू में कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो सर्वप्रथम देखो पत्थर आए थे, पत्थर के बाद में धातु सबसे पहले आई थी तांबा। ठीक है, तांबा धातु सबसे पहले आई थी, इसके बाद में फिर कांस्य, कांस्य के बाद में लोहा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग हुआ था? तांबे का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अग्निकुंड वेदिकाएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। देखो ये बहुत बार पूछा हुआ है एग्जाम में, भाई अग्निकुंड वेदिकाएं कहाँ, कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुई है? तो ये हुई है कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता से अग्निकुंड वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कितनी? 7 अग्निकुंड वेदिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से प्राप्त हुई है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, 10वीं और 11वीं शताब्दी में किस सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता था? तो आघाटपुर किस आर्ट सभ्यता थी ना, आर्ट सभ्यता का जो स्थानीय नाम था ना वो आघाटपुर था। वहाँ पे एक गांव है आघाटपुर, इस कारण से आर्ट सभ्यता का जो नाम है एक आघाटपुर भी है। ठीक है, तो आघाटपुर के नाम से किसे जाना जाता था? आर्ट सभ्यता को जाना जाता था। ठीक है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस सभ्यता से पूछे जाते थे। ठीक है, इसके बाद में अब ये है आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप के साथ आया, यानी कि पॉलिटी से अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्य की जिम्मेदारी होती है, यानी कि सेना को वेतन देना और सेना संबंधी कोई भी कार्य हो तो वो किसकी जिम्मेदारी होती है? तो वो जिम्मेदारी होती है बख्शी की। किसकी होती है? बख्शी की। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के सेना से संबंधित कुछ भी आ जाए, उनको पैसा देना हो, उनसे संबंधित कोई सा भी कार्य हो तो कौन होता है? बख्शी का काम होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? निर्वाचित का मतलब होता है चुनाव के द्वारा। तो पहले मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल कौन थे? पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ठीक है, बाद में फिर इनको जैसे 1 साल होते होते इनको वापस हटा दिया गया था और इनको डिप्टी सीएम बना के, और जय नारायण के व्यास क्या बन गए थे? सीएम बन गए थे। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? भारत का प्रथम
वाइसराय कौन था? ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आप बताओ भाई, भारत का प्रथम वाइसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वाइसराय था। ठीक है, माउंटबेटन भाई, जिसकी योजना के तहत अपने भारत को आज़ादी मिली थी, वो माउंटबेटन योजना थी। ठीक है, विलियम बेटिंग। बेटिंग कौन से थे? ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जी, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेटिंग। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? भारत के प्रथम वाइसराय थे। वाइसराय कब से कहने लग गए थे? जब अपनी मतलब 18 वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, कुल मिलाकर के कंपनी का शासन हट करके किसका आ गया था? ब्रिटिश क्राउन का शासन आ गया था। वहीं से वाइसराय कहने लग गए थे किसको? गवर्नर जनरल को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? भाई, राज्य की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको क्या कहा जाता था? तो उसको ग्राम कहा जाता था। गांव, गांव की, यानी देखो राज्य जागीर क्या होती थी भाई? राजा के जो भी रिश्तेदार है, भाई वह है, जैसे 7 भाई हो गए, सबसे बड़ा तो राजा बन जाता था। ठीक है, उसके बाद में बाकी जो 6 भाई है उनको जागीरें मिलती थी। ठीक है, सब बराबर में होते थे तो जागीरें उनको मिलती थी। राज्य हो गया जिसका राजा है, रियासतें हो गई। कितनी रियासतें थी राजस्थान में? बताओ भाई, आज़ादी से पहले राजस्थान में कितनी रियासतें थी? कमेंट करके बताओ। ठीक है, आना चाहिए तो कुल मिलाकर के रियासतें थी 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। अब 3 ठिकानों को नाम बता दो। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, निमराना, कुशलगढ़। ठीक है, अब इसके बाद में कुल मिलाकर के जो राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी वो क्या होती थी? गांव होती थी। ठीक है, ग्राम होती थी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 1952 में। बहुत बार एग्जाम पूछा हुआ है राजस्थान की प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए थे। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि राजस्थान की विधानसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। दोनों ही क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता है तो कौन होता है? राजा। राजा के पास ही रहेगी सबसे ज़्यादा शक्ति, तो और किसके पास रहेगी? ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन 7वां, निम्न में से किस एक का कार्य आमदनी और खर्च संतुलित बनाए रखना तथा बचत को सुरक्षित राजकोष में वृद्धि करना? बचत को सुरक्षित राजकोष में वृद्धि करना। निम्न में से किस एक की कार्य आमदनी और खर्चे का संतुलन करना? कुल मिलाकर के कौन कौन इनकम और खर्चे का ध्यान रखता है, बचत का ध्यान रखता है और राजकोष में वृद्धि करने का काम करता है? तो वो काम होता है खजांची। देखो, याद भी रह जाएगा। तो भाई, खजांची के पास क्या होगा? खजाना होगा। तो खजांची क्या करता है? खजाने का संतुलन रखता है। भाई, कितना इनकम है, कितना खर्चा है, कहीं अपना खर्चा इनकम से ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1935 के भारत सरकार अधिनियम को लागू किया गया था। जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया था उसको कब लागू किया गया था? ठीक है, तो इसको लागू किया गया था 1 अप्रैल 1937 को। देखो, 1935 में तो अधिनियम आया था, एक्ट आया था। ठीक है, और इसको लागू कब किया गया था? 2 साल बाद में। कब? 1 अप्रैल 1937 को। देखो, 34 में तो हो ही नहीं सकता, एक्ट बाद में आया था। 35 में लागू हुआ नहीं, और फिर 2 साल बाद में, ये ज़्यादा हो जाएगा 4 साल, तो 2 साल बाद में 1 अप्रैल 1937 को लागू हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदत्त की गई जागीर का उल्लेख होता था, यानी कि कोई शासक ना, जैसे राजा है, उसके द्वारा जागीर प्रदत्त, यानी कि उसके भाइयों को, रिश्तेदारों को जो जागीर प्रदान की जाती थी, उसका उल्लेख कौन से पत्र में होता था? कौन से पत्र में होता था? तो होता था जागीर पट्टा। नाम से पता चला भाई, जागीर का उल्लेख कौन से में होगा? जागीर पट्टा में होगा। ठीक है, इसके बाद में अब आता है राजस्थान के भौतिक स्वरूप, यानी कि ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं उनके जिक्र कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? लो भाई साहब, अरावली पर्वत नहीं है क्या? थार मरुस्थल नहीं है क्या? पूर्वी मैदान नहीं है क्या? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत राजस्थान में कहाँ है भाई? राजस्थान में हिमालय कहाँ देखने को मिल गया? अरावली भी है, थार का मरुस्थल भी है, पूर्वी मैदान भी है। कौन सा रह गया एक? बताओ। पूर्वी मैदान भी मिल गया, अरावली पर्वत भी मिल गया, थार मरुस्थल में मिल गया, कौन सा मिल गया? एक कौन सा रह गया? हाड़ौती पठार रह गया। तो हिमालय पर्वत राजस्थान में नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये भाई साहब बहुत बार पूछा जाता है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी से क्वेश्चन का जवाब दो। तो ऐसे पूछ ले, चाहे अरावली पर्वतमाला की पूछ ले, चाहे पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। 1722 मीटर। ठीक है, 1 सेकंड पानी भी लेता हूँ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी पूछे, चाहे पूरे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछे, कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। गुरु शिखर सिरोही जिले में स्थित है और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ऊंचाई भी एग्जाम में पूछी गई है कई बार। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, रेत के टीले जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं कहलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कुल मिलाकर के रेत के जो टीले जो हवा के साथ में ही अपना स्थान बदल लेते हैं उसको कहते हैं धोरे।
क्या कहते हैं, धोरे। स्थानीय भाषा में धोरे कहा जाता है। जैसे अपन नहीं कहते कि जैसलमेर के धोरों में कभी आओ, तो ये कुल मिलाकर के रेत के टीले को धोरो कहा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं। अपने तो भाई राजस्थान में खूब लू चलती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई है, तो आइए देखो 1722 मीटर। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, सिरोही जिले में स्थित है और 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 6, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो समान वर्षा वाले स्थानों को, कॉमन सेंस से ऑप्शन देख के क्वेश्चन कर सकते हो आप। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को कहा जाता है समवर्षा रेखा। कौन सा? समवर्षा रेखा। इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये हो गया, जैसे राजस्थान है, अब इसमें से एक रेखा खींच देते हैं भाई जहाँ पर मतलब एवरेज समान ही बरसात होती है। तो जैसे मान लो ऐसे खींच दिया, ठीक है, तो ये समवर्षा रेखा हो जाएगी। ठीक है, इसमें जितने भी जिले आएंगे वो सारे के सारे समान, जहाँ पर समान समान वर्षा होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा बरसात कौन से जिले के अंतर्गत होती है? तो इसका आंसर आएगा झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। देखो ऑप्शन में माउंट आबू भी दे रखा है, लेकिन माउंट आबू कोई जिला नहीं है, तो यहाँ पे आंसर आएगा जिला कौन सा है? झालावाड़। जिले के हिसाब से झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो अब देखो इसमें झालावाड़ भी दे दिया, माउंट आबू भी दे दिया, लेकिन पूछ रहा है स्थान, स्थान पूछे तो माउंट आबू। ठीक है, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो बरसात होती है वो कौन से जिले में होती है? झालावाड़ में। और कौन से स्थान पर होती है? माउंट आबू में। माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही में। ठीक है, तो कुल मिलाकर के स्थान और जिला दोनों को ध्यान रखना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? छप्पन का मैदान कहाँ ही स्थित है? तो जिसने पढ़ रखा होगा वो तो बता सकता है, और नहीं पढ़ रखा होगा नहीं बता सकता। तो माही नदी जहाँ पर बहती है ना, जैसे राजस्थान है, ठीक है, माही नदी ऐसे जाती है, ऐसे जा करके ऐसे आ जाती है, तो यहाँ पर कौन से जिले हैं? ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था भाई, इस क्षेत्र को कहते हैं वागड़, और वागड़ में कौन आते हैं? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर। ठीक है, तो जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है ना, जहाँ पर से माही नदी का जो बेसिन है, उसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? ये देखो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ भाई, मेसा का पठार कहाँ स्थित है? और ये इसलिए फेमस है क्योंकि इस पर एक बहुत फेमस दुर्ग भी है मेसा के पठार पर, जो राजस्थान का गौरव कहलाता है। राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है, तो मेसा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। मेसा का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और पूछ ले लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है। लसाड़िया का पठार और मेसा का पठार ये दोनों ही पूछे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में अब बढ़ते हैं अपन, जल संसाधन एवं संरक्षण से संबंधित क्वेश्चन है। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से, अपन लेते हैं थोड़ा सा वे जल संरक्षण, क्या जल संरक्षण में क्या टॉपिक क्या क्वेश्चन बनेंगे। देखो पहला क्वेश्चन, बनास किस नदी की सहायक नदी है? बनास कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो चंबल नदी की सहायक नदी है। बाणगंगा ये भी जाकर के किस में मिलती है? यमुना में मिलती है। लूनी जो अपने पश्चिमी राजस्थान में बहती है। माही जो आपको बताया था, माही कौन सी? बांसवाड़ा से आने वाली, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो भागों में काटती है। ठीक है, तो माही नदी भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है? तो इससे सबसे पहले अपने को याद होना चाहिए कि माही बजाज सागर परियोजना किस पर चल रही है? तो इसमें छुपा हुआ माही, माही का मतलब माही नदी पर माही बजाज सागर परियोजना चल रही है। तो जैसे ये माही नदी आई, अब यहाँ पर कौन सा जिला इनमें से आप बताओ खुद ही? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, तो बताओ भाई माही सागर। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन बना दिया इसने, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों ऑप्शन में दे दिया। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के हिसाब से आप बताओ कि माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पर चल रही है? तो ये प्रॉपर चल रही है बांसवाड़ा में। कहाँ पर चल रही है? बांसवाड़ा में। ठीक है, तो माही बजाज सागर परियोजना कहाँ चल रही है? बांसवाड़ा में चल रही है। ठीक है, इसके बाद में ये अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में आप कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, इसके बाद में अगला तीसरा क्वेश्चन, पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण के लिए घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना को क्या कहते हैं? अब देखो पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है कि जैसे ये घर हो गया अपना, ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक मतलब गड्ढा सा खोद लेते हैं, जैसे अपन होद बोलते हैं ना, गड्ढा सा खोद लेते हैं, और उसके अंतर्गत जैसे कोई छत पे जो भी पानी भर गया ना, उसको पाइप के माध्यम से स्टोर कर लेते हैं, तो उसको कहते हैं टाँका। क्या कहते हैं? टाँका। तो कुल मिलाकर के कुएंनुमा जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? टाँका कहते हैं। और ये पानी इकट्ठा करने के लिए, बरसात का पानी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितना समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4,
अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपनामों में आता है ये। तो कुल मिलाकर के अर्जुन की गंगा बाण गंगा नदी को कहते हैं। किसको? बाण गंगा नदी। बाण गंगा नदी किसको कहते हैं? अर्जुन की गंगा कहा जाता है बाण गंगा नदी को। अगला क्वेश्चन, घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में? तो भरतपुर जिले में। कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना को क्या कहते हैं? देखो, कृषि के लिए पूछ लिया इसने। उसने पूछा था भाई घर में जो अपन कुएनुमा संरचना बनाते हैं उसको तो कहते हैं टाका, लेकिन कृषि के लिए जो जल संरक्षण हेतु बनाई गई जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। खड़ीन कहते हैं, खड़ीन कहते हैं, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, खड़ीन किस क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खारे पानी की झील नहीं है। कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? बताओ भाई। सांबर, पंचपदरा, पिछोला, लूणकरणसर। सांबर भी खारे पानी की झील है, पंचपदरा भी खारे पानी की झील है, लूणकरणसर भी खारे पानी की झील है, लेकिन पिछोला झील खारे पानी की झील नहीं है। सांबर जयपुर में, पंचपदरा बालोतरा में, लूणकरणसर बीकानेर में, और पिछोला कहाँ पर है? उदयपुर में। ये एक मीठे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से खारे पानी की झील है तो पुष्कर झील, पंचपदरा झील, पिछोला झील, गढ़सीसर झील। बताओ भाई। तो पुष्कर झील कहाँ पर है? अजमेर में। पंचपदरा झील कहाँ पर है? बालोतरा में। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। गढ़सीसर झील कहाँ पर है? बीकानेर में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर खारे पानी की झील कौन सी है? पंचपदरा झील। अभी पढ़ के आए थे अपन, खारे पानी की झील कौन सी है? पंचपदरा झील। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है? सबसे ऊंची स्थित प्राकृतिक झील। अब देखो, इनका सबका अगर आपको जगह पता हो ना तो आप कर सकते हो। जैसे कि कायलाना झील कहाँ पर है? जोधपुर में। पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में। बासमंद झील कहाँ पर है? जयसमंद में। तो ये नक्की झील है ना, ये कहाँ पर है? ये सिरोही में है। नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में। और सिरोही में माउंट आबू सबसे ऊंचा, वहीं पर गुरु शिखर चोटी सबसे ऊंची। तो कुल मिलाकर के नक्की झील सबसे ऊंची प्राकृतिक झील है, प्रकृति से निर्मित है, ये कृत्रिम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, झीलों की नगरी कहा जाता है। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी कहा जाता है किसको? उदयपुर को, ठीक है। झीलों की नगरी किसको कहा जाता है? उदयपुर को, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। अगर आपको पूछे बावड़ियों की नदी कौन सी को, बावड़ियों का शहर किसको कहा जाता है? तो बूंदी को। सबसे ज़्यादा बावड़ियाँ कहाँ पर है? बूंदी में। और आपको पूछे हवेलियों का शहर कौन सा है? तो हवेलियों का है जैसलमेर, ठीक है। और झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर। इसके बाद में, मानसी वाक्कल परियोजना किस जिले में स्थित है? मानसी वाक्कल परियोजना किस जिले में स्थित है? तो मानसी वाक्कल परियोजना कहाँ पर है? उदयपुर जिले में, ठीक है। जो मानसी नदी और वाक्कल नदी है, इन दोनों से मिलाकर के एक परियोजना चल रही है जिससे सिंचाई और पेयजल दोनों होता है। तो कुल मिलाकर के ये उदयपुर में चल रही है। मानसी वाक्कल परियोजना कहाँ पर चल रही है? उदयपुर में चल रही है। देखो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत अपन इतनी बात कर लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन कराऊंगा ना मैं, वो जस्ट इससे अगले वाले वीडियो में आ जाएंगे, ठीक है। तो आप ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करके जाना, ठीक है। और तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करके अगले वीडियो के अंदर चल जाओ, ठीक है। वहां पे मिलता हूं, ठीक है। ओके, बाय।